ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, इस फोटो से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीयूटी एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या? क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस जब भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो जो भी अलग अलग तरीके के कार्टून्स हैं और जो भी अलग अलग तरीके की इमेजेस होती हैं उनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एक चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करूँगा। एनसीईआरटी से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज़ अभिषेक और आज का जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का टाइटल है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में जो अभी अभी 1980s के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो कार्टून आपको दिया गया है, ये कार्टून आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के लीडर्स हैं। फॉर एग्जांपल विश्वनाथ जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, काफ़ी सारे लीडर हैं, राजीव गांधी जी आपको देखने को मिल रहे हैं। और सब लोगों का अलग अलग तरीके का यहाँ पर क्या है कि मैनिफेस्टो भी जो है वो उनके साथ जो ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे वीपी हटाओ, वेदांता एक्सप्रेस है ना, फिर उसके बाद रथ यात्रा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये नंबर है नंबर 1, ये दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। ज़्यादातर चांसेस हैं कि इन्हीं 3 लीडर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि भैया इनके नाम बताओ। तो नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो सारे नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो राजीव गांधी जी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी हैं, ज्योति बासु हैं, एन.टी. रामाराव, देवीलाल, पी.के. महंता, के करुणानिधि, ये सारे के सारे लीडर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। तो इनमें ये राजीव गांधी हो गए, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हो गए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, ऊपर अगर आप देखोगे तो ये चंद्रशेखर जी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सब लोग यहाँ पर लीडर्स हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आइडेंटिफाई करने को, और दूसरा ये बन सकता है कि इनमें से 3-4 लीडर्स के नाम लिखो। तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अगली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग 1990s की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके बारे में हम लोग सब चीज़ें देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर एसोसिएटेड है। 31 अक्टूबर, ठीक है, 1984, ये वो डेट आपको देखने को मिलेगी जिस दिन इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1984 में इलेक्शंस हुए थे, और इन इलेक्शंस में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा मैसिव यहाँ पर विक्ट्री मिली। और इसके बाद राजीव गांधी जो है वो एक नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपको इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो राजीव गांधी जी 1980s के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में बन गए थे या उनकी एंट्री हो गई थी, लेकिन 1984 में अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने थे। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो डिकेड ऑफ 80s है, 1980s का टाइम पीरियड, इसमें अगर आप देखोगे तो 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर आप पहला देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1989 में, 84 में इलेक्शन हुए हैं। 1984 के बाद अगले जो इलेक्शंस होंगे वो कब होंगे? वो 1989 में होंगे। तो 1989 में जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए हैं उसमें कांग्रेस जो है उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। जैसे अगर आप 1984 में देखोगे तो कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी? 415 सीट्स इन द लोकसभा। लेकिन 1989 में अगर आप देखोगे तो टोटल सीट्स कितनी हो गई? 197। गाइस, यहाँ से ना आपके एग्जामिनेशन में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने 1984 और 1989 में कितनी सीट्स यहाँ पर जीती थी। तो आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो उनकी यहाँ पर कम हो गई। मतलब बाद में क्या हुआ कि जो नेशनल फ्रंट बना और जो गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर बने, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो पाए। और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 1991 में दोबारा यहाँ पर इलेक्शन करवा पाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस की जो पावर है वो वापस आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दी। लेकिन हम लोग ये मान सकते हैं कि 1989 का जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ था
वो इलेक्शन को पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर बोलते हैं एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो आपसे एक एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर के इलेक्शन को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम कहा है, तो 1989। रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इमर्ज होने के बाद भी वो पावर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो एक सेंट्रल यहाँ पर एक इनका एक इंस्टीट्यूशन था, या फिर आप ये मान लीजिए कि पार्टी सिस्टम में जो इनकी एक सेंट्रलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो कांग्रेस के पास नहीं थी। मतलब 1984 में जिस तरीके की मेजॉरिटी इनको मिली थी वो उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि कांग्रेस सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा था, कांग्रेस का जो डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा था, वो 1989 के इलेक्शंस में यहाँ पर कम हो गया। गाइस, अब अगर मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में फोटो बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आए या एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी 1996 में, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? वो एचडी देवगौड़ा थे। तो उनको किसने जो है वो अपना सपोर्ट हटा लिया था और उसकी वजह से यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट यहाँ पर हट गई थी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस लीडर है जिनका नाम है सीताराम केसरी। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, सीताराम केसरी, ये है एचडी देवगौड़ा। इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया था, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई और वो टॉपल हो गई। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप देखोगे 1980s में, वो था मंडल इशू, है ना। तो मंडल इशू में अगर हम देखेंगे तो आप सभी को पता है कि मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो जनता पार्टी ने 1978-79 में किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, जनता पार्टी ने मंडल इशू या मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, जिनको ये बोला गया था कि आप ओबीसीज कितने हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से इक्विटी के साथ यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो जनता पार्टी ने इसको अपॉइंट किया 1978-79 में, है ना। लेकिन आप लोग इसको 78-79 दोनों ही याद रखिएगा। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो 1979 में ये अपॉइंट हुआ था। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, है ना, कि भैया हमें 27% एजुकेशन में और जॉब्स में ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन फिर जनता पार्टी हट गई तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1990 में जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है तो कांग्रेस अपनी सरकार बना नहीं सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 1990 में क्या हुआ कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट हुई और उसने ये डिसाइड किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मंडल कमीशन में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे जो है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी वजह से जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था उनमें तो खुशी की लहर डूब गई, है ना। लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट में थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस वगैरह देखने को मिला, और इसी चीज़ को हम लोग मंडल इशू के नाम से जानते हैं। तो ये सेकेंड डेवलपमेंट जो है वो 1980s में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा डेवलपमेंट है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इनमें अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म्स फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस हुए? 1991 में। उस टाइम पीरियड पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन ये सब जो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है अगर आप देखोगे तो वो 1980s में ही शुरू हो गया था, है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट कंपनीज को हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कनेक्टेडनेस जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का नाम दिया, या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म नाम दिया। आपके सीबीएसई में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो किसने स्टार्ट किया था, और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर है वो यहाँ पर दिया था पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन याद रखिएगा, ये जो न्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है या जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इसको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, कई सारे मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर अपोज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करती हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा जो पूरा का पूरा मैटर है वो आज भी हमारी सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को
और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म किया है। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन में ये दो फोटो दिखा सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि ये कौन है, ये उस टाइम पीरियड के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी हैं और ये उस टाइम पीरियड के प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। तो काफ़ी सारे लोन वगैरह थे, फॉरेन कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारा एम ये था कि हम इस एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू जो प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ पर अचीव करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि रिस्की है, डिफिकल्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एक बार हम वहाँ पर पहुँच गए तो वो क्या होगी कि सब चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ में इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो इशू आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है। सेकुलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट नहीं रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इसका फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया और ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं और सभी लोग जो इस पर्टिकुलर इशू में यहाँ पर इन्वॉल्व थे सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सेकुलर जो फैब्रिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बारे में जो बात होगी, उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो 1980s में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह हुए, एक पॉलिटिकल पार्टी का इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा जो हिंदुत्व के बेसिस पे आज भी हमारी कंट्री में रूल करती हुई आपको दिखाई देती है। उसके बाद जो पांचवा हमारा एक इंपॉर्टेंट इवेंट 1980s और 1990s के अर्ली ईयर्स में है, दैट इज असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। कब? मई 1991 में। ठीक है, तो ये मंथ भी आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मई 1991 में इनका असैसिनेशन हुआ। लिट्टे एसोसिएटेड एक इंडिविजुअल थे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है, उन्होंने इनका असैसिनेशन किया। एक्चुअली ये इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु वाली इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछी जा सकती है पेपर में एमसीक्यू में कि कहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, तमिलनाडु में कर रहे थे। 1991 में इलेक्शन हुए, मिड टर्म इलेक्शंस। आप सभी को पता है कि कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुई और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे गाइस कि पीवी नरसिम्हा राव जी जो है वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो 1980s के 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन से हुए? पहला, कांग्रेस की हार, कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन। दूसरा, मंडल इशू। तीसरा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यहाँ पर राजीव गांधी जी के द्वारा इनिशिएट किए गए एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, जिसका हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में आप ये मान लीजिए कि लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद तो आपसे ना एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि 1980s में है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो आपको ये 5 पॉइंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरा ऑफ कोलिशंस की, है ना। आप सभी को पता है कि 1967 से, है ना, अगर मैं स्टेट लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करूँ कि स्टेट लेवल पर चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बोलोगे कि 1967 से वो चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि नेशनल लेवल पर कब स्टार्ट हुई थी, तो नेशनल लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 1989 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई सारे लोगों का मानना ये होगा कि सर जनता पार्टी भी तो एक तरीके का कोलिशन ही था, है ना, लेकिन वो इलेक्शन के पहले फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेशनल लेवल पर कोलिशन कब बना, तो 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिली। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जाएगा तो ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि भले कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन कोई दूसरी पार्टी भी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली है। और कांग्रेस जो है वो आपको 1989 के इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी देखने को मिलेगी, जिसने सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर जीती। फिर उसके बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, हम ऑपोजिशन बनकर बैठेंगे। और उस टाइम पीरियड पर 1989 में नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा,
जिसमें जनता दल भी आपको इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है और कई सारी रीजनल पार्टीज भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब रीजनल पार्टीज और जनता दल ने मिलकर नेशनल फ्रंट यहां पर बनाया था और इस नेशनल फ्रंट को दो पार्टीज ने जो है वो सपोर्ट किया। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1989 में नेशनल फ्रंट को कौन सी दो पार्टीज ने सपोर्ट किया, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है लेफ्ट फ्रंट। और आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने इनको यहाँ पर सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको मैजिकल नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन में गवर्नमेंट में कोई पोर्टफोलियो वगैरह नहीं लेंगे, गवर्नमेंट बनाने में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आपको केवल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो कार्टून आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपकी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। ये कौन है ये पूछेंगे आपसे, तो ये है वीपीएस, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ये आपको कौन देखने को मिल रहे हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये कौन है, ये आपको लेफ्ट फ्रंट के देखने को मिलेंगे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है ज्योति बासु, है ना। तो ये ज्योति बासु लेफ्ट फ्रंट है। तो आप ये मान सकते हैं कि भाई ऊपर के जो दो लोग हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन इनको ये कठपुतली की तरह जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये नचा रहे हैं कि भाई हमने आपको सपोर्ट दिया है तो आप हमारे हिसाब से यहाँ पर काम करोगे। दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से वो सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट यहाँ पर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल फ्रंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब ये जो पूरा का पूरा एरा ऑफ कोलिशन है वो क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि कांग्रेस का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो लेट 60s में यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई 1964 में, 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, है ना। फिर उसके बाद कांग्रेस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको डिवीजन यहाँ पर देखने को मिला। तो कई तरीके से कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी तरीके से इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को दोबारा रीस्टेब्लिश यहाँ पर किया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 90s में अगेन, है ना, जो पोजीशन थी कांग्रेस की उसको यहाँ पर झटका लगा। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द इमरजेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इन इट्स प्लेस। मतलब भले ही 90s में या 80s में कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से ना कोई सिंगल पार्टी जो है उसका इमरजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस अगर डिक्लाइन हो रही है तो कोई दूसरी सिंगल पार्टी जो है वो आपको यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो 1989 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसका एरा यहाँ पर शुरू होगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये लगेगा कि सर मल्टी पार्टी सिस्टम तो हमारे देश में पहले से था। हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर जो है वो आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे रही है इलेक्शन में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 1989 का एरा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 और 2 पार्टीज डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ दी वोट्स और सीट। मतलब पहले ऐसा होता था कि ज्यादातर जो सीट्स हैं वो एक पार्टी या दो पार्टीज में ही यहाँ पर डिवाइड हो जाती थी और कुछ लोग जो बाहर के हैं उनको जगह मिलती थी। लेकिन 1989 में ऐसा नहीं हुआ कि सारी की सारी सीट जो है वो केवल एक दो पार्टीज को मिल जाए और बाकी लोगों को कुछ भी ना मिले, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन हेल्ड सिंस 1989 टिल 2014। मतलब कि 1989 से लेकर 2014 तक अगर आप देखोगे तो कोई भी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसके पास क्लियर कट मेजॉरिटी हो, है ना। या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो मैजिकल नंबर है वो कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो यहाँ पर अचीव कर पाए। वो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर बनी तो आप ये मान सकते हैं कि तब जो है वो उनके पास सिंगल पार्टी थी जिनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। भले अगर कोई सपोर्ट भी नहीं करता तो भी वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते। तो 1989 से लेकर 2014 तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक सिंगल पार्टी हो उसके पास मेजॉरिटी आपको देखने को मिले। मतलब इस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे सेंटर पर, और इसमें ना रीजनल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि रीजनल पार्टीज जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी तब तक सेंटर पर किसी की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो बीजेपी को यहाँ पर क्या है कि क्लियर कट मेजॉरिटी मिली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2024 में अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली। इसमें अगर आप देखोगे तो जो टीडीपी आपको देखने को मिलता है, तेलुगु देशम पार्टी, है ना, जो किसकी है,
जो आपके आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर इनका सपोर्ट जरूरी था, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन 2014-19 में अगर आप देखोगे तो बीजेपी को ना अकेले ही मेजॉरिटी मिल गई थी कि भाई अगर मान लीजिए कि हमें 50% प्लस 1 सीट यहाँ पर चाहिए, तो वो बीजेपी के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। 2024 में ऐसा लेकिन नहीं हुआ। तो जब आपके पास किसी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, तब उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि आप ये मान लीजिए कि कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। 2 या 2 से अधिक पार्टी जो है वो साथ में मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो अलायंस पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर 1980s 90s में शुरू होगी। मतलब आप ये मान लीजिए कि दलित को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज का भी जो है वो इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। और वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर चला रहे हैं। मतलब रीजनल असर्शंस के बारे में बात हो रही है। मतलब हर एक पर्टिकुलर रीजन में वहाँ के जो इश्यूज हैं, वहाँ की जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, कास्ट है, उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, उनके बारे में भी जो है वो डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनाइटेड फ्रंट। मतलब 1989 में क्या हुआ था, 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1996 में अगर आप देखोगे तो एक और फ्रंट यहाँ पर आ रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड फ्रंट, है ना, जिसमें एच.डी. देवगौड़ा जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब ये जो यूनाइटेड फ्रंट था वो नेशनल फ्रंट की तरह ही यहाँ पर था, लेकिन इस बार ना बीजेपी ने यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं किया। मतलब यूनाइटेड फ्रंट में जो ये गवर्नमेंट बनी है इसको बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया है, लेफ्ट फ्रंट ने जो है इसको सपोर्ट किया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल फ्रंट को किसने किसने सपोर्ट किया था और यूनाइटेड फ्रंट को किसने किसने सपोर्ट किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1996 में लेफ्ट ने जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट किया था और बीजेपी को ये लोग बाहर रखना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने भी इनको यहां पर सपोर्ट किया। अब उसके बाद 1996 तक अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि बीजेपी जो है वो पावर में आपको देखने को नहीं मिल रही है ना। बल्कि अगर हम बीजेपी के फॉर्मेशन ईयर की बात करेंगे तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका था। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 1991 से लेकर 1996 तक बीजेपी ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, और 1996 का जो इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा वहां पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यहां पर इमर्ज हुई। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पर ये बन रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन से इलेक्शन में इमर्ज हुई थी, तो 1996 में इमर्ज यहां पर हुई थी। उनको इन्वाइट किया गया कि आप आइए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर करिए। लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो इनको सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन इनकी पॉलिसीज से बाकी की गवर्नमेंट जो है वो उतना ज़्यादा, या बाकी की जो पार्टीज हैं वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए इनको किसी ने मेजॉरिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड करवा पाए और इनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। और बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो मई 1998 से लेकर जून 1999 तक जो है वो यहाँ पर आपको चली। तब बीजेपी आपको पावर में देखने को मिलेगी, और जून 99 के बाद जो है वो दोबारा इलेक्शंस हुए अक्टूबर 99 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो यहाँ पर भी आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड पर भी। और अक्टूबर 99 से लेकर 5 साल 2004 तक भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, और इसने यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा टर्म जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया। अब गाइज यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप ये बताइए कि पहले नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन थे जिन्होंने पूरा टर्म यहाँ पर कंप्लीट किया, है ना। मतलब 5 साल के लिए वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा वो कौन है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पूरे 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर ये फोटो दिखाई गई है 1971 के इलेक्शन में, तो ये इंदिरा गांधी जी आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और उस टाइम पीरियड पर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के डोमिनेंस को यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको देखने को मिलेंगी, और ये कौन है, ये सोनिया गांधी जी हैं। ठीक है, यहाँ पर सोनिया गांधी हैं, और इनका ये कोलिशन गवर्नमेंट है अलायंस पॉलिटिक्स की वजह से।
इनकी गवर्नमेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है और उसको चैलेंज करते हुए जो है वो कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देयर वाज अ टाइम नॉट ऑल दैट लॉन्ग एगो व्हेन पॉलिटिकल लाइफ बिगेन विद द कांग्रेस एंड एंडेड, ठीक है, विद द कांग्रेस। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। तब से लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1989 से लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि टोटल 11 गवर्नमेंट्स जो है वो आपको सेंटर पर देखने को मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एमसीक्यू में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि 1989 से लेकर कितनी गवर्नमेंट है। 11 गवर्नमेंट है, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट थी या माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसको दूसरी पार्टीज ने यहाँ पर सपोर्ट किया है ना। और उसके बाद कई सारे आप ये मान सकते हैं कि कोलिशन में तो क्या होगा, कोलिशन में आप ये मान लीजिए कि सभी लोग मिलजुल कर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे और सभी लोगों में जो भी पोर्टफोलियोज हैं वो डिवाइड होंगे। लेकिन कई बार कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो बाहर से सपोर्ट करती हैं लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ पर ज्वाइन नहीं करती हैं। नेशनल फ्रंट जो है वो 1989 में बना, यूनाइटेड फ्रंट 1996 में बना, उसके बाद 1997 में भी आपको देखने को मिलेगा इंद्र कुमार गुजराल। फिर उसके बाद बीजेपी लेड कोलिशन जो है वो 1998 में आपको देखने को मिला। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 99 में आया। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004-2009 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर ये 2014 के बाद ट्रेंड जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद भी एक कोलिशन था, मतलब उसमें अलग अलग इंटरेस्ट के लोग, अलग अलग सोशल स्ट्रेटा और ग्रुप के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से क्या हो रहा है कि कांग्रेस सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको उसका, ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि राइज देखने को मिलेगा, मतलब कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ना गाइस आप लोगों को 1989 के बाद जो भी अलग अलग तरीके के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसको लेफ्ट ने और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो 1989 दिसंबर से नवंबर 1990 तक थे। उसके बाद नेशनल फ्रंट का एक सेक्शन जिसमें समाजवादी जनता पार्टी, जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तो नवंबर से जून 1991 तक चंद्रशेखर जी जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। 1991 में इलेक्शन हुए, 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हुए। कांग्रेस को सपोर्ट किया था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और कुछ छोटी पार्टीज ने, और 5 साल पीवी नरसिम्हा राव जी जो है वो आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले। फिर उसके बाद बीजेपी का यहाँ पर मई 1996 से लेकर जून 1996 तक अगर आप देखोगे तो बीजेपी की जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 13 दिन की गवर्नमेंट है ना, तो इनको मेजॉरिटी यहाँ पर मिली नहीं और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सिचुएशन काफी खराब हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अगला जो पॉइंट है वो है आपका यूनाइटेड फ्रंट। जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक कांग्रेस ने सपोर्ट किया। एचडी देवगौड़ा जो है वो इसके प्राइम मिनिस्टर बने। फिर यूनाइटेड फ्रंट को ही कांग्रेस ने सपोर्ट किया एक फैक्शन को, तो इंद्र कुमार गुजराल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 98 से लेकर मार्च से अक्टूबर तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 3 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या रहा है कि अक्टूबर से मई तक जो है फिर इनका पूरा 5 साल का टेन्योर रहा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस पूरे के पूरे अलायंस को एनडीए बोलते हैं, तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। फिर यूपीए की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद एनडीए आपको देखने को मिलेगा। तो 2014 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अभी के टाइम पीरियड पर हमारे देश में आपको चलता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आपको ये टेन्योर याद रखने हैं और साथ ही साथ किसने सपोर्ट किया ये आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4-5 प्राइम मिनिस्टर के नाम दे देते हैं और उनको अरेंज करना आता है। तो यहाँ पर क्या है कि वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट 1960s के बाद अगर आप देखोगे तो वेरियस सेक्शन हैड बीन लिविंग द कांग्रेस फोल्ड, है ना, मतलब जो एक तरीके का सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन कांग्रेस था वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होता हुआ दिखाई दिया। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग से यहाँ पर फॉर्म होती हुई आपको दिखाई दी। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि बहुत सारी रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं 1977 के बाद उनका भी इमर्जेंस आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी थोड़ा वीक होती हुई आपको दिखाई दी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई जो है
वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट को जो है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगली बात यहाँ पर देखते हैं हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का अगर हम लोग डिस्कशन यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें हम ओबीसीज का जो एक्शन है उनके बारे में अब हम लोग को डिस्कशन करना है कि यहां पर किस तरीके से काम होगा। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग वो क्लासेस कहते हैं जो एजुकेशनल और सोशली यहां पर बैकवर्ड हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करिए, तो आप लोग यहां पर क्या करोगे कि उन पर्टिकुलर क्लासेस को यहां पर बताओगे कि जो एजुकेशनली और सोशली यहां पर बैकवर्ड आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि कांग्रेस को जो सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, और जिसकी वजह से कई सारी जो पार्टीज हैं वो यहां पर क्या करने लग गई, वो बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर सपोर्ट करने लग गई। मतलब हम लोगों ने देखा है कि जब 1960s 70s का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड पर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लेकर बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, है ना। वो ज्यादा जो यहाँ पर ट्राइबल लोग आपको देखने को मिलते हैं, माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो जो ये गैप यहाँ पर मिला, इसको बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने यहाँ पर यूज करना शुरू किया और उनको वो लोग क्या करने लग गए, सपोर्ट करने लग गए। तो जैसे अगर आप देखोगे कि जो जनता पार्टी है, जैसे भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इन लोगों का यहाँ पर क्या है कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बैकिंग आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट करते थे। तो जो मेन स्ट्रीम यहां पर आपकी पार्टीज हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो रीजनल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी, उन्होंने यहां पर क्या किया कि इन रीजनल इश्यूज को यहां पर पॉइंट आउट करना जो है वो यहां पर शुरू किया। और फिर यहां पर क्या हुआ कि रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो है वो ओबीसीज का डिस्कशन यहां पर दोबारा शुरू हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मंडल इशू के बारे में बात होगी। मंडल इशू में बोला गया कि जो नेशनल डिबेट है वो यहाँ पर शुरू किया गया कि क्या भाई ओबीसी कम्युनिटी को हम लोग यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करें या नहीं प्रोवाइड करें, है ना। क्योंकि मंडल कमीशन ने तो ऑलरेडी ये चीजें बता दी थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन जब ये डिबेट यहाँ पर हो रही थी तो आप ये मान लीजिए कि जो ओबीसी कम्युनिटी है वो अपने राइट वगैरह के लिए ज्यादा अवेयर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कई बार इसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज आपको इमर्ज होती हुई दिखाई देंगी, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश करी कि भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनली और एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करी गई। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें ये इंश्योर करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में उनका एक एडुकेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिटिकल पावर वगैरह में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसलिए हमें उनको रिजर्वेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ये मंडल कमीशन की इंफॉर्मेशन है। तो मंडल कमीशन की इंफॉर्मेशन के पहले भी अगर आप देखोगे तो ओबीसीज के लिए जो रिजर्वेशन था वो सदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल था। मतलब 1960s के आसपास से अगर आप देखोगे तो ये चीजें वहां पर करी गई थी, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में यहाँ पर ये सब चीजें नहीं थी। जनता पार्टी के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया, और इन्होंने सोचा कि हम लोग बैकवर्ड कास्ट को नॉर्थ इंडिया में भी नेशनल लेवल पर जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। वो उस टाइम पीरियड पर मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और उन्होंने इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने एक नई पॉलिसी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया कि भाई हमें ओबीसीज को बिहार में रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना है। 1978, मैंने आपको बोला था ना 1978 79 याद रखना। आपकी बुक में एक्चुअली 1978 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 1979 है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए एक कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किया गया 1978 में। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर कमीशन भी अपॉइंट किया था, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको कभी एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं किया गया। ये सेकंड टाइम था, इसलिए इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोलते हैं, और इसे मंडल कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आपको देखने को मिलेंगे। इनको काम यहाँ पर यह दिया गया कि आप जो भी इंडियन सोसाइटीज हैं उनमें कितनी बैकवर्डनेस आपको देखने को मिल रही है एजुकेशनली और सोशली, उसको आइडेंटिफाई करो, और कैसे हम इन बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके बारे में बताओ। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि आपको वो पर्टिकुलर आइडियाज भी यहाँ पर रिकमेंड करने हैं कि कैसे हम इन चीजों को यहाँ पर एंड कर सकते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशन जो है वो 1980 में दी थी। तब तक जनता पार्टी जो है वो खत्म हो गई थी, और कमीशन ने ये एडवाइस किया था बैकवर्ड क्लासेस को जो है वो यहाँ पर क्या करो, शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट
ठीक है, सिंस मेनी कास्ट अदर देन शेड्यूल कास्ट वर ऑल्सो ट्रीटेड एज लो इन द कास्ट हायरार्की। और कमीशन ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन थे उसमें ये बोला था कि भाई हमें 27% जो सीट्स हैं, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब्स में, वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। बाद में फिर अगस्त 1990 में 10 साल के बाद नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम ये 27% की जो रिजर्वेशन है इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, और कई सारे लोगों ने इसको चैलेंज भी किया, है ना, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस यहाँ पर पहुंच गया। उस केस का नाम क्या है? उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस 1992 नवंबर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस मोटिव को जो है वो अपहेल्ड किया कि 27% जो रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ये बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंदिरा साहनी केस में जो ओबीसी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। मंडल कमीशन का एक पूरा का पूरा नोट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे। ये कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिहार से आपको देखने को मिलेंगे। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहले ये जनता पार्टी के भी मेंबर यहाँ पर रह चुके हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर इस मंडल कमीशन का चेयरमैन जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी तक जो ये शेड्यूल ट्राइब वगैरह के बारे में बात होती थी, शेड्यूल कास्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर बात होती थी, उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अदर बैकवर्ड जो कास्ट हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बड़े स्केल पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब उसके बाद पॉलिटिकल फॉलोआउट जो है वो दिया गया है, इसमें हम लोग थोड़ा शेड्यूल कास्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो 1980s में यहाँ पर क्या हुआ था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दलित मतलब जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का भी इमर्जेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1978 में, याद रखिएगा, 1978 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेमसेफ। तो 1978 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। फुल फॉर्म आपके पेपर में सीयूटी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ और इसमें आप इसे एक ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का नहीं मान सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो कोशिश करी गई कि जो बहुजन हैं, है ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज, उन सबको यहाँ पर फेवर करने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं DS4, है ना। तो DS4 मेनली क्या है? DS4 है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और बाद में बहुजन समाज पार्टी। मतलब कि ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी ये किसकी लीडरशिप में आएगा? वो काशीराम जी की लीडरशिप में आपको यहाँ पर इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि BSP जो पार्टी आपको देखने को मिल रही है जिससे एसोसिएटेड मायावती जी हैं, वो एक स्मॉल पार्टी के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुई, है ना। जो दलित वोटर्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। बट इन 1989-1991 इलेक्शंस इट अचीव अ ब्रेक थ्रू इन द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि बहुजन समाज पार्टी को पहला ब्रेक थ्रू जो है वो कब मिला था? तो 1989-1991 में मिला, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। ये पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको दलित वोटर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस तरीके की पॉलिटिकल सक्सेस जो है वो यहाँ पर मिली है। तो इसमें ना आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि काशीराम जी के बारे में, है ना, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन किया और उसके साथ साथ ये बेमसेफ के फाउंडर थे, DS4 के फाउंडर थे, और BSP का फाउंडेशन जो है इन्होंने 1984 में किया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जो है वो पूछा गया है कि BSP का फाउंडेशन जो है वो कौन से ईयर में किया गया था? 1984 में किया गया। तो ये बेमसेफ के फाउंडर भी हैं और साथ साथ दलित शोषित संघर्ष समिति के भी फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि काशीराम जी की लीडरशिप में ना प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स यहाँ पर करी गई, है ना, मतलब जो रीजनेबल पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर शुरू करी गई। उनका मानना यहाँ पर यह था कि जो बहुजन से SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनका यहाँ पर अगर हम सब लोगों को एक साथ इंक्लूड करें तो ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी और ये फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स में जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है? ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि BSP की कई बार जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनके सबसे ज्यादा जो सपोर्टर हैं वो दलित वोटर हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो दूसरे जो सोशल ग्रुप के लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसमें दलित पॉलिटिक्स और OBC पॉलिटिक्स जो है वो डेवलप हुई हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन कई बार अगर आप देखोगे तो इनके बीच में आपस में भी कंपटीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में
मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट को देख सकते हैं, उनकी पार्टी को देख सकते हैं, और मायावती जी की पार्टी को देख सकते हैं। तो ये लोग आपस में भी compete करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हमको एक बात ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं वो भी मिलकर यहाँ पर पॉलिटिकली यहाँ पर इमर्ज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1980s 90s का टाइम पीरियड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में तो लोगों के पास राइट है। सेकुलरिज्म का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। कम्युनलिज्म का मतलब यह है कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है ना, और उसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद, है ना, मतलब 1977 के बाद अगर आप देखोगे तो भारतीय जनसंघ, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, वो क्या हुआ, वो जनता पार्टी के साथ जो है वो यहाँ पर मर्ज हो गया। फिर उसके बाद जब जनता पार्टी यहाँ पर हार गई, है ना, या फिर उनकी गवर्नमेंट का जब आप ये मान लीजिए कि रिमूव हो गई, तो जो जनसंघ के पहले से सपोर्टर आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया कब, 1980 में। इनिशियली अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, ठीक है, मतलब देन दैट ऑफ द जनसंघ। बीजेपी ने यहाँ पर गांधीयन सोशलिज्म के बारे में बात करी, मतलब सोशलिज्म का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, ये होना चाहिए, और उसके लिए हम गांधी जी की जो फिलॉसफी है, उनके जो मेथड्स हैं, उनको यहाँ पर हम यूज करेंगे। लेकिन इनको ना इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे 1984 वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिली। और उसके बाद 1986 के बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना जो फोकस है वो नेशनलिज्म की तरफ यहाँ पर बढ़ा लिया, और इसमें अगर आप देखोगे तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ये यहाँ पर चीज़ें हो गई। इनको ये समझ में आ गया कि भाई बाकी के जो लोग हैं वो हमें वोट नहीं देंगे, ये बात हमको पता चल गई, हमें केवल हिंदू लोगों को टारगेट करना है और उन्हीं से हम अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वगैरह का जो भी फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला गांधीयन सोशलिज्म वाला एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है पेपर में, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हिंदुत्व जो टर्म आपको देखने को मिलेगा, इसको वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने जो है वो यहाँ पर पॉपुलराइज किया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इंडियंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो उनका फादरलैंड भी है और साथ साथ उनका होली लैंड भी है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग ये मानते हैं कि भाई अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन कल्चर जो है वो यहाँ पर बनाना है तो हमें कुछ ऐसे कल्चर को फॉलो करना होगा जो यूनाइटेड हो, है ना, मतलब सब लोग उसी तरीके के कल्चर को फॉलो करेंगे तभी हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन को जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पर कर सकते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन केस ऑफ इंडिया हिंदुत्व जो है वो इसका बेसिस होगा, और इसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सभी लोगों को अडॉप्ट करके हमें एक पावरफुल कंट्री के रूप में यहाँ पर इमर्ज होता हुआ भी देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बीजेपी को जो यहाँ पर थ्रस्ट मिला उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात अगर आप देखोगे तो शाहबानो केस है 1985 का। इसमें क्या हुआ था कि एक 62 ईयर की मुस्लिम वुमेन थी जिनको उनके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, या फिर आप ये मान लीजिए कि तलाक दे दिया था। उन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक केस फाइल किया कि भाई मेरे हस्बैंड, अब मैं 62 ईयर्स की हूँ, मैं कोई काम तो कर नहीं सकती हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग है शाहबानो के फेवर में करी, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम रूल यहाँ पर ये कहता है या जो शरिया को लोग यहाँ पर मानते हैं, उसमें ये लिखा गया कि भैया ये सब थोड़ा ना होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह थोड़ा ना दी जाती है, तो उन्होंने इसको यहाँ पर अपोज किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो यहाँ पर क्या करने लग गए, वो ये मानने लग गए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये इंटरफेरेंस है। और उनकी डिमांड में मतलब कुछ मुस्लिम लीडर्स ने, द गवर्नमेंट ने, मतलब जो कुछ मुस्लिम लीडर हैं या मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उनकी डिमांड पर गवर्नमेंट ने, मतलब उस टाइम पीरियड पर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 जो है वो यहाँ पर पास किया, जिसने यहाँ पर क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको नलीफाई कर दिया कि कोई मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं देनी है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अपोज किया, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं और बहुत सारे मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर अपोज किया। बीजेपी ने भी इस पर्टिकुलर एक्शन को क्रिटिसाइज किया और कांग्रेस गवर्नमेंट को ये बोला कि भाई ये अननेसेसरी कंसेशन है, मतलब आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप फीमेल राइट्स के बारे में यहाँ पर नहीं सोच रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हो गई, वो थोड़ा बैकफुट में आ गई।
अब उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू आपको देखने को मिलेगा जिससे बीजेपी को बहुत एडवांटेज आपको देखने को मिला, दैट इज अयोध्या इशू। तो अयोध्या इशू आप सभी को पता है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है ना, मतलब भगवान राम का जन्म है, तो उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली। 500 साल की लंबी हिस्ट्री है। 1528 से बाबर का जो है ना सेनापति था, उसने ये आप ये मान लीजिए कि ये मस्जिद यहाँ पर बनवाई थी, और ऐसा माना जाता है कि पहले मंदिर था, उसको तोड़कर ये मस्जिद यहाँ पर बनवाई गई। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इन द लखनऊ, बाराबांकी एंड फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पर रजिस्टर हैं, गेजिटियर्स हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपलोडेड आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है नवंबर 28, 1858 का, when निहंग सिख कैप्चर्ड द जन्मभूमि साइट एंड परफॉर्म पूजा एंड हवन बिफोर बीइंग फोर्सिबली आउस्टेड बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो निहंग सिख आपको देखने को मिलेंगे ना, जो बड़ी बड़ी पगड़ी वगैरह यहाँ पर पहनते हैं, तो उन्होंने जन्मभूमि वाली साइट को कैप्चर कर लिया था, वहाँ पर पूजा हवन वगैरह किया था, लेकिन बाद में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें हिंदू सिंबल्स और रिलिक्स वगैरह भी हैं, है ना, एक्सटीरियर पोर्शन में, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो नेशनल प्राइड के साथ था। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा भी यहाँ पर दिया था कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना, ये सब भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। 1986 में सिचुएशन जो 3 डोम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो केस चला गया फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि अनलॉक करो स्ट्रक्चर को और लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शिलान्यास मतलब जो फाउंडेशन वगैरह है वो तो यहाँ पर रख दिया गया था, लेकिन जो आगे का कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट आपको देखने को मिलेगा। अब दोनों कम्युनिटीज, जो इस्लाम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो लोग चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उनका फेयर रिजोल्यूशन यहाँ पर किया जाए। 1992 में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है उसका डिमोलिशन यहाँ पर किया गया, बाबरी मस्जिद को यहाँ पर गिराया गया, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडियन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो यहाँ पर उठने लग गए। तो बहुत लंबा केस यहाँ पर चला। अब उसके बाद अभी क्या हुआ है कि नवंबर 9, 2019 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो बेंच है उसने 5-0 का एक वर्डिक्ट दिया है, और अयोध्या का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो गया है। और अगर आप देखोगे कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, है ना, उनको हमने यहाँ पर क्या है कि उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करी है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें यह बोला गया है कि जो डिस्प्यूटेड साइट है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है, उनको दे दिया गया है कि भाई आप लोग यहाँ पर राम टेम्पल वगैरह बनाइए। अब तो बन भी गया, इनॉग्रेशन वगैरह भी यहाँ पर कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि इसमें ना अप्रोप्रिएट साइट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है मॉस्क के लिए, कि भाई एक साइट आपको दी जा रही है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कि आप वहाँ पर मस्जिद वगैरह बना लीजिए। और इस वजह से अगर आप देखोगे कि डेमोक्रेसी गिव्स रूम फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन अ प्लूरल सोसाइटी लाइक आर, मतलब हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंशिएशंस हैं, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, उनकी वजह से भी, डेमोक्रेसी की वजह से हम उन चीज़ों को यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हमने ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन यहाँ पर दिया है, और उसके बाद सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट किया, उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन ये जो दोनों के दोनों इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट यहाँ पर मिला, और उनकी ओवरऑल पॉपुलैरिटी भी अगर आप देखोगे तो वो आपको इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इमरजेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस के बारे में, है ना। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1989 का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी की राइज है और कांग्रेस का डिक्लाइन है। जैसे 1984 में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को 415 सीट मिली थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। 1989 में कांग्रेस को 197, बीजेपी को 85। उसके बाद 1999 में देखोगे तो 114, 182। 2019 में देखोगे तो 303 और ये हो गया 52, 282, ये 42। तो आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस पहले बहुत ज्यादा सीट्स थी उनके पास, लेकिन लगातार कम हो रही हैं, है ना। बीजेपी की सीट्स पहले कम थी और अब यहां पर आपको लगातार इंक्रीज होती हुई जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब 2004 और 2019 के जो इलेक्शंस हुए इनके बीच के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 2004 का इलेक्शन था, वो भी एक कोलिशन में यहां पर आ गया। जैसे अगर आप देखोगे तो बीजेपी का जो कोलिशन था वो एनडीए था, और कांग्रेस का जो यहाँ पर कोलिशन था उसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मतलब इसमें बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो आपको साथ में काम करती हुई दिखाई देंगी। जैसे अभी आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे इंडिया अलायंस के बारे में या इंडिया अलायंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 2004 का इलेक्शंस है इसमें कांग्रेस पार्टी का पार्शियल रिवाइवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद 1991 के बाद 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी सीट्स वगैरह को जो है वो इंक्रीज किया था, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी को जो यहाँ पर इनके अलाइज को सीट्स वगैरह मिले थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 2004 में देखो बीजेपी को मिला है 138, कांग्रेस को मिला है 145। तो इनके जो दूसरे अलाइज हैं उनकी मदद से इनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, अदरवाइज इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इनके वोट वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो यूपीए गवर्नमेंट है ना, उसने अपना टर्म यहाँ पर कंप्लीट किया था, लेकिन लेफ्ट पार्टीज ने मेनली यहाँ पर क्या है कि जुलाई 2008 में है ना कांग्रेस से अपना सपोर्ट वापस कर लिया था, लेकिन बाकी की पार्टीज के सपोर्ट की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर चलती रही। रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें जो डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हुए थे, इनकी वजह से लेफ्ट पार्टीज ने जो है वो इनको सपोर्ट से हटा दिया था। फिर 2009 में इलेक्शंस हुए, 15th लोकसभा, ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो 145 सीट थी कांग्रेस की 2004 में, ये 2009 में कितनी हो गई, 206 हो गई, है ना। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, यूपीए गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद 2013 में प्राइम मिनिस्टरियल जो कैंडिडेट है बीजेपी ने किसको डिक्लेयर किया, मोदी जी को यहाँ पर डिक्लेयर किया। और 2014 में 16th लोकसभा इलेक्शंस हुए, बीजेपी को 280 सीट यहाँ पर मिल गई और ये सिंगल पार्टी बन गई जिसके पास 30 सालों के बाद पहली बार जो है वो यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर आई। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी अगर आप देखोगे, या फिर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी होने के बाद भी बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि हम अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको अपनी गवर्नमेंट का पार्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो जो 2014 में गवर्नमेंट बनी है वो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2019 में इलेक्शंस हुए, है ना, 17th लोकसभा इलेक्शंस आपको 2019 में मिले, इसमें बीजेपी को 303 सीट्स यहाँ पर मिल गई। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए चेंज ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम व्हाट इट वाज टिल दी 70s, मतलब पहले तो है ना अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही थी, फिर कोलिशन वाला टाइम पीरियड आ गया, लेकिन अब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी यहाँ पर मिल रही है, तो वो एंगल जो है वो 2019 में भी आपको इमर्ज होता हुआ जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट है। तो हम लोग ऐसी जो गवर्नमेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस मेजॉरिटी, है ना, या फिर सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी वो कोलिशन के साथ अपना जो अलायंस है उसके साथ आपको आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो है ये आपको क्या करना है, ये अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि ठीक है अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन भी है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इनके साथ भी अगर आप देखोगे ना तो कई सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू वैसी ही देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर मुद्दों के ऊपर सभी लोगों का जो स्टैंड है वो लगभग सिमिलर है। ग्रोइंग कंसेंसस आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंसेंसस कौन कौन से हैं, किन चीजों के ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला है इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। उनको ये लगता है कि भाई कंट्री की प्रॉस्पेरिटी या जो इकोनॉमिक पावर स्टेटस है वो इन पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पर आएगा, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा कंसेंसस ये है कि जो बैकवर्ड क्लास हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट वाले जो लोग आपको देखने को मिलते हैं उनके पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स को हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको जो भी रिजर्वेशन है वो आपको प्रोवाइड करना है, वो चीज़ें कंटिन्यू भी हैं। और साथ ही साथ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनके इश्यूज को यहाँ पर देखती हैं उनको भी गवर्नमेंट वगैरह के फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको मदद देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टेट लेवल पार्टीज जो आपको देखने को मिलती हैं उनकी भी गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब बिना उनके काम यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि हम लोगों ने ये देख लिया है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी यहाँ पर क्रिएट हुई हैं कि सेंट्रल लेवल पर बिना स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट्स का, तो वो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस के ऊपर ध्यान देना है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस हैं या पॉलिटिकल अलायंसेस हैं वो आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट पे नहीं होंगे। अगर हमें लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट पार्टीज ऑफ द एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर काम आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या रहेंगे, पावर में रहेंगे या उनके साथ पावर को शेयर करेंगे, तभी हमारे जो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल होंगे। अगर वही चीज नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम होगा। तो अब यहाँ पर प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस पे जो है वो चीजें चल रही हैं, अब केवल आइडियोलॉजी के ऊपर ही चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि 2019 में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो 17th
लोकसभा इलेक्शंस हैं और इसमें किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 56% जो सीट्स हैं वो यहाँ पर मिली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे उसमें अगर आप देखोगे तो वो 18th लोकसभा इलेक्शंस हैं जो यहाँ पर कंडक्ट किए गए। अब ये जो मैंने आपको एंगल बताया है, जो एमसीक्यूज वगैरह के बारे में मैंने आपसे बात करी है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट होगा। आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, और थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सब चीजें भी अगर आप देखोगे तो आसानी से आपकी कवर होती हुई दिखाई देंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और किस चैप्टर का आप इस तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।